इन पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी, एड्स एंड कैंसर। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कॉमन ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस, उनको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इम्यूनिटी पे कंटिन्यू करेंगे। अब हम फटाफट से जो भी कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हमारी एनसीईआरटी में गिवन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस। दो बैक्टीरियल डिजीजेस गिवन है, टाइफाइड एंड निमोनिया। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। ये सबसे पहले जाके इन्फेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को और उसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड। इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं हाई फीवर, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये डिजीज स्प्रेड होती है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि सीवियर केसेस में ये परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन कॉज करता है, इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट कर देता है और इसमें डेथ भी कॉज हो सकती है सीवियर केसेस में। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका टारगेट ऑर्गन है एल्वेलाई ऑफ लंग्स। सबसे पहले ये एल्वेलाई ऑफ लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड हेडेक। लास्ट है इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये डिजीज स्प्रेड होती है थ्रू द एयर या फिर हम जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसकी बिलोंगिंग्स हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं तब भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीज के बाद गिवन है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में सिर्फ एक ही डिजीज गिवन है कॉमन कोल्ड, जिसका पॉजिटिव एजेंट है राइनो वायरसेस और इसका टारगेट ऑर्गन है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। मीन्स ये जो राइनो वायरस है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ उसका जो पैसेज या नोज है उसको इन्फेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं रनी नोज, स्नीजिंग, कफिंग, सोर थ्रोट एंड हेडेक, जो कि 3 to 7 डेज तक रहते हैं। इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है, मीन्स ये स्प्रेड होती है डिजीज थ्रू द एयर और क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बिलोंगिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीजेस गिवन है हमारी एनसीईआरटी में प्रोटोजोअन डिजीजेस। दो प्रोटोजोअन डिजीजेस गिवन है, मलेरिया एंड अमेबियासिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेरिया की। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेई एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो सबसे ज़्यादा सीवियर मलेरिया कॉज करता है। इसका टारगेट ऑर्गन है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो पॉजिटिव एजेंट है ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक तो ह्यूमन बीइंग और दूसरा मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल, फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड अनीमिया। इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है मॉस्किटो बाइट। मीन्स की एक वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती है डिजीज जो है मॉस्किटो और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसको स्प्रेड करता है। मलेरिया की लाइफ साइकिल पे गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट प्रोटोजोअन डिजीज गिवन है अमीबियासिस। अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका टारगेट ऑर्गन है इंटेस्टाइन और इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस। इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मीन्स ये फीकल मैटर के थ्रू स्प्रेड होती है थ्रू द हाउस फ्लाइज। नेक्स्ट कैटेगरी है हेलमेंथिक डिजीजेस। हेलमेंथिक डिजीज में भी 2 डिजीजेस गिवन है, एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। सबसे पहले गिवन है एस्केरियासिस जिसका पॉजिटिव एजेंट है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। इसका टारगेट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके सिम्टम्स हैं मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू फीकल ओरल ट्रांसमिशन। मीन्स की ये डिजीज भी सेम ऐसे स्प्रेड होती है जैसे अमेबियासिस होती है थ्रू द हाउस फ्लाइज, थ्रू द फीकल मैटर। नेक्स्ट हेलमेंथिक डिजीज गिवन है हमारी एनसीईआरटी में एलिफेंटिसिस और फिलेरिसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वॉचेरिया मलेई। ये पैथोजन सबसे पहले इन्फेक्ट करता है लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स को। इसके सिम्टम्स हैं स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एब्डोमिन, स्किन थिकनिंग एक्सेट्रा। इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है, ये वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती है थ्रू द मॉस्किटो बाइट और इसके लिए जो मॉस्किटो स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये भी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ही स्प्रेड होती है। लास्ट कैटेगरी गिवन है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में एक ही डिजीज गिवन है रिंग वॉर्म जिसका पॉजिटिव एजेंट है फंगस और फंगस की 3 स्पीशीज गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन। इसका टारगेट ऑर्गन है स्किन, हेयर और नेल्स। इसके सिम्टम्स हैं सर्कुलर पैचेस ऑफ हेयर लॉस, रेडनेस, इचिंग एंड स्केलिंग और इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। से डिजीज स्प्रेड होती है अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टावल, उसके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो यूज़ करता है, कॉम एक्सेट्रा वो यूज़ करते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक इम्यूनिटी।
तो डेली हम लार्ज नंबर ऑफ़ पैथोजन से इनकाउंटर करते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पैथोजेंस हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं हमें डिजीज़ कॉज करने में, क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है इसमें वर्क करता है। जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये उनके अगेंस्ट वर्क करता है और उनको किल कर देता है। तो इसीलिए हम इम्यूनिटी को डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमें जो बर्थ से मिलती है वो है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मीन्स किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, ये कुछ बैरियर्स की वजह से होती है। तो 4 टाइप के बैरियर गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन सेलुलर बैरियर, और लास्ट है हमारे साइटोकाइन बैरियर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। इसका मेन एग्जांपल है हमारा स्किन। स्किन किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती है। इसके अलावा कुछ म्यूकस कोटेड ट्रैक्ट भी है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए ट्राई करता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अगर फिजिकल बैरियर्स किसी भी एंटीजन को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो इनमें आता है हमारा सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज एंड HCl इन द स्टमक। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे सेलुलर बैरियर्स। अगर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं किसी भी एंटीजन की एंट्री को प्रिवेंट करने में तो हमारे सेलुलर बैरियर्स वर्क करते हैं। इसमें आती है हमारी WBCs एंड लिम्फोसाइट्स। WBCs का एग्जाम्पल गिवन है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स का एग्जाम्पल है मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में, जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू एंटीजन को किल कर देती हैं अगर वो हमारे ब्लड में एंटर करता है तो देती हैं। और इन्नेट इम्यूनिटी में जो 4 टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे वो हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं और वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इंटरफेरॉन्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो आसपास उसके उनको प्रिवेंट करती हैं फर्दर इन्फेक्शन से। अब है सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मीन्स हर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके लिए जो टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है मेमोरी सेल्स। इसके बेसिस पे हमने 2 टाइप के रिस्पॉन्स में डिवाइड किया है इसको, इम्यूनिटी को, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जब सेकेंड टाइम वो एंटीजन, सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो एंटर किया था हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गई थी, इसीलिए सेकेंड टाइम जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो वो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी उसके लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, ये 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं थाइमस में। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करती हैं हमारे ब्लड में जब भी कोई एंटीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो बी सेल्स की हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि डायग्राम में भी गिवन है। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना होता है 4 पेप्टाइड चेन्स का, जिसमें से 2 स्मॉल चेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं लाइट चेन्स, और 2 लॉन्गर चेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं हैवी चेन्स। इसीलिए हम एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 मॉडल के थ्रू। H मीन्स हैवी चेन्स एंड L मीन्स लाइट चेन, मीन्स 2 हैवी चेन होती हैं इसमें और 2 लाइट चेन होती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें से कुछ हैं IgA, IgM, IgE एंड IgG। एंटीबॉडीज़ की वजह से जो भी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया इसके बेसिस पे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से।
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी लिम्फोसाइट्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे होता है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, लाइक हार्ट, आई, लीवर और किडनी, तो हम क्या करते हैं, किसी और का ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है, जो कि होता है ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट्स। ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है पेशेंट की, और इसके अलावा उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी किसी और के ऑर्गन को एज अ नॉन सेल्फ और एंटीजन की तरह ट्रीट करती है, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर देती है, जो कि होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। अभी तक हमने बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ा है इम्यूनिटी के, जैसे इनेट हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ, फिर ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया। अब हम फिर से हमने इम्यूनिटी को डिवाइड किया दो टाइप में, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में ये डिफरेंस है कि एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी खुद की बॉडी की वजह से होती है, हमारी बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव है अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अगर किसी पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं तो वो है पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है हमारी ब्लड में। तो ये जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी स्लो होती है, इसको टाइम लगता है प्रोड्यूस होने में, लेकिन ये इफेक्टिव होती है। वैक्सीनेशन भी एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का, क्योंकि वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन और माइक्रोब को इंजेक्ट कराते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, और फिर उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट कराते हैं किसी पेशेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। पैसिव इम्यूनिटी है वो फास्ट होती है, टाइम नहीं लगता इसमें, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क, जो कि इन्फेंट को प्रिवेंट करता है बहुत सारी डिजीजेज से, और वो कंटेन करता है IgA एंटीबॉडी। इसके अलावा फीटस भी बहुत सारी एंटीबॉडीज रिसीव करता है मदर से थ्रू प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो भी एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। टॉपिक इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मेमोरीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, मीन्स कि वैक्सीनेशन की वजह से मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन और माइक्रोब इंजेक्ट कराते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर वीक और डेड फॉर्म में। वीक और डेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा तो वो एक्चुअल डिजीज कॉज कर देगा, इसीलिए हम उसको वीक और डेड फॉर्म में लेते हैं। तो जब भी वैक्सीन या माइक्रोब इंजेक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और बी और टी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अगली बार जब भी वो एंटीजन दोबारा से एंटर करेगा उस इंडिविजुअल के अंदर तो उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही मेमोरी सेल्स हैं, तो वो मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी, किल कर देंगी। तो इस तरह से वैक्सीनेशन है वो वर्क करता है। अब क्योंकि वैक्सीनेशन में उस इंडिविजुअल के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। अब यहाँ पे एक और टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन गिवन है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कब वर्क करता है? अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डेडली माइक्रोब, बहुत ही खतरनाक अगर माइक्रोब एंटर कर गया है और उसके अंदर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स अगर नीडेड है, तो क्या करते हैं हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी से रिकवर कर ले उस एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे एग्जाम्पल गिवन है इसमें टेटनस का या स्नेक बाइट के अगेंस्ट भी हम एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को। तो ये एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनाइजेशन का। इसमें हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करा रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर ताकि उसका इम्यून सिस्टम है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करे और वो जो एंटीजन है वो उसको किल कर दे। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और हेपेटाइटिस बी के लिए जो हमने वैक्सीन प्रोड्यूस किए थ्रू RDT और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो हमने प्रोड्यूस की है ईस्ट में। कुछ इंडिविजुअल सेंसिटिव होते हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं, और जब भी वो उन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो एलर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं द एक्जिगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। और जो सब्सटेंसेस ये एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस, जैसे वो डस्ट, पॉलन्स, एनिमल डेंडर, ये सब एग्जाम्पल हैं एलर्जेंस के। एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जब भी किसी इंडिविजुअल को एलर्जी होती है, तो वो एंटीबॉडी है IgE एंटीबॉडी। एलर्जी का मेन रीज़न होता है कुछ केमिकल्स का रिलीज होना हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पे, लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। तो ये केमिकल्स जब भी रिलीज होंगे किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर तब उसको एलर्जी होगी। एलर्जी के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स।
डॉक्टर्स जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं उनमें एलर्जन का पता लगाने के लिए उस पेशेंट को डिफरेंट एंटीजन से या एलर्जन से एक्सपोज कराते हैं उसकी स्मॉल डोजेस से, और फिर देखते हैं कि उस पेशेंट के अंदर क्या रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं उस एलर्जन के अगेंस्ट, और तब पता लगाते हैं कि कौन सा एलर्जन है जो उसको एलर्जी कॉज कर रहा है। हमारी जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है, इससे जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो बहुत सारे एंटीजन से एक्सपोज नहीं होते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए जब भी वो उस एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है उस एंटीजन के अगेंस्ट। हमारी बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी सेल्स पे बेस्ड है, कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन या सेल्फ या नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जेनेटिक या कुछ अननोन रीजंस की वजह से हमारी बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं करती और वो अपनी सेल्स को अटैक करने लग जाती है, सेल्फ सेल्स को ही अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को ही डैमेज करने लग जाती है और तब हम जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारा जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में, कि कौन सा जो पार्ट है हमारी, या सब्सटेंस है हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। इसीलिए जब भी कोई एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है और उसको याद भी रखता है। जब भी कोई डिजीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होती हैं, मैच्योर होती हैं और प्लॉरिफरेट होती हैं, मीन्स अपने नंबर इंक्रीज करती हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है बोन मैरो एंड थाइमस। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होती हैं और फिर कन्वर्ट होती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। यहाँ पे मैच्योर होने के बाद, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मैच्योर होने के बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से एग्जाम्पल गिवन है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पायर पैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में माइग्रेट करने के बाद ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इंटरेक्ट करती हैं एंटीजन से और कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू इफेक्टर सेल्स और अपने नंबर इंक्रीज करती हैं, मीन्स प्रोलिफरेट हो जाती है। अब हम एक एक करके सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गिवन है बोन मैरो। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे सारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। सेकेंड जो लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारा वो है थाइमस। थाइमस प्रेजेंट होता है हार्ट के पास और बिलो द ब्रेस्ट बोन। जब बर्थ के टाइम पे जो थाइमस है इसका साइज़ बहुत लार्ज होता है और धीरे धीरे एज के साथ इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होता चला जाता है और प्यूबर्टी तक की एज में इसका जो साइज़ है वो बहुत ही रिड्यूस होता है, स्मॉलर साइज़ की हो जाती है जो थाइमस है। बोन मैरो और थाइमस दोनों ही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इसीलिए ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे पहले गिवन है यहाँ पे स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और जब ये फिल्टर करता है ब्लड को तो उसके साथ में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, इसीलिए लार्ज रिजर्वॉयर है एरिथ्रोसाइट्स का। नेक्स्ट जो लिम्फॉइड ऑर्गन गिवन है इसमें हमारा वो है लिम्फ नोड्स। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट लोकेशंस पे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स भी एंटीजेंस को ट्रैप कर लेती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं जो भी लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं हमारे या टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस को ट्रैप करने के बाद हमारे लिम्फ नोड्स में जो भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। इन द लास्ट माल्ट इज गिवन। माल्ट मीन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे मेजर ट्रैक्ट्स में, लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। और 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है हमारा वो इन ऑर्गन्स में, इन ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एड्स।
एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब है कि इस डिजीज़ में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कोई भी पर्सन है ये लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, ये कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। और सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपेयर होते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर जब ये डिजीज़ होती है। सबसे पहले ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी 1981 में। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई और लगभग 25 मिलियन ऑफ पीपल हैं जो इसकी वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है। अब जो एड्स है वो HIV वायरस कॉज करता है, मीन्स का पॉजिटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मीन्स कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ये डिजीज़ है कैसे स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। फर्स्ट इसका रीज़न है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड रीज़न है कि अगर हम किसी का ब्लड, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड या उसके प्रोडक्ट को हम किसी भी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करते हैं तब ये डिजीज़ हो सकती है। थर्ड, अगर इन्फेक्टेड निडल्स, मीन्स कि अगर हमने किसी भी जो कंटेमिनेटेड पर्सन है जिसको ये डिजीज़ है उसको निडल्स यूज़ किए, उसकी निडल्स अगर हमने किसी हेल्दी पर्सन में यूज़ किए हैं तब भी वो डिजीज़ हो सकती है क्योंकि ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होगा। और लास्ट है इसमें फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, मीन्स कि अगर मदर को एड्स डिजीज़ है तो उसके बच्चे को हो सकती है, थ्रू प्लेसेंटा ये स्प्रेड हो सकती है। ये डिजीज़ कभी भी टच करने से स्प्रेड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, एड्स की लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले जब ये वायरस एंटर करता है किसी की भी बॉडी के अंदर, सबसे पहले एंटर करता है मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस में जाके सबसे पहले अपने RNA को कन्वर्ट करेगा DNA में। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है होस्ट का वो DNA है और इसका जेनेटिक मटीरियल है RNA, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है। इसीलिए अगर इसको हमारे DNA के अंदर इंसर्ट होना है तो इसे अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए ये एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? इसके RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इसका DNA है वो होस्ट के DNA से जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मीन्स उसमें इंसर्ट हो जाता है और फिर ये उसको कंट्रोल कर लेता है अपनी वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए। इसके बाद जो मैक्रोफेजेस हैं वो HIV फैक्ट्री बन जाती है, मीन्स वो वायरस की जो कॉपीज़ हैं वो बनाती रहती हैं वायरस पार्टिकल्स की, और नंबर ऑफ HIV वायरस है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर। इसके बाद जो सेकेंड टारगेट है इस वायरस का वो है हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स में भी ये अपने नंबर इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ प्रोजेनिस प्रोड्यूस करता है वायरस की, जिसकी वजह से जो होस्ट है उसके अंदर जो T सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ T सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इस टाइम पीरियड में जो पर्सन है जब उसकी T लिम्फोसाइट रिड्यूस हो जाती हैं तो नंबर ऑफ डिजीज़ से वो सफ़र करता है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, और वो जो डिजीज़ हैं वो क्योर नहीं हो पाती क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में वो इजीली वो क्योर कर लेता था इन डिजीज़ को। एड्स को डायग्नोस करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इस मेथड के थ्रू हम एड्स को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, लेकिन वो पार्शियली इफेक्टिव होती हैं, मीन्स वो इस डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकती हैं, वो बस क्या कर सकती हैं, उस पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा लॉन्ग कर सकती हैं, मीन्स उसकी लाइफ को थोड़ा इंक्रीज कर सकती हैं। सर एक डेडली डिजीज़ है जो कि रीज़न है बहुत सारे लोगों के मरने का वर्ल्ड वाइड। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो मोर देन 1 मिलियन ऑफ इंडियंस हैं जो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे मर रहे हैं एनुअली। हमारी बॉडी में जो नॉर्मली सेल ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं उसमें ये जो मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। एक प्रोसेस होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली जब हमारी सेल्स ग्रो करती हैं और जब भी वो नेबरिंग सेल्स के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं उनमें जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रोसेस है वो लॉस्ट हो जाती है ये प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल डिवीजन करती रहती हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनाती हैं जिसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनाइन ट्यूमर की। तो जो बेनाइन ट्यूमर है वो ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहता है, मीन्स उसमें भी सेल हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन करती हैं लेकिन वो स्प्रेड नहीं होती हैं, वो एक ही प्लेस पे रहती हैं, तो वो जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको डैमेज कॉज नहीं करता है, इसीलिए ये कम हार्मफुल होता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेटिंग होती हैं, मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन की प्रोसेस है, नॉन स्टॉप होती है, और ऐसी सेल्स को बोलते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ये बहुत जल्दी ग्रो होती हैं और जो हमारी नेबरिंग सेल्स हैं उनको भी डैमेज करती हैं।
मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो हमारी नेबरिंग सेल्स के न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो नेबरिंग सेल्स हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट हो जाती हैं। इसके अलावा ये स्प्रेड भी हो जाती हैं। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की कुछ सेल्स हैं वो उससे रिमूव हो जाएं तो ब्लड के थ्रू किसी भी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाती है, वहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ ट्यूमर कॉज करती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। नाउ वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ कैंसर। तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर सेल्स में उनके कन्वर्ट होने का रीज़न है कुछ फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। सबसे पहले हमारे जो एजेंट्स हैं वो है फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट्स में हमारी रेज आएंगी, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जांपल है एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल है यूवी रेज। तो ये जो रेज हैं ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। सेकेंड एजेंट्स हैं हमारे केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस में कुछ केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है, टोबैको के अंदर जो निकोटीन प्रेजेंट होता है वो लंग कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा कुछ डाइज और कुछ और केमिकल्स भी हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड टाइप है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे सबसे पहले आएंगे वायरसेस, जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। वो कुछ जीन्स कैरी करते हैं जिनको हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, CONC से हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो नॉर्मली इनएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो हमारी जो बुक है उसमें NCERT में 5 मेथड्स गिवन है डायग्नोसिस के लिए। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड और बोन मैरो से जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज हो रही है उनको काउंट करते हैं। ये हम करते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया के केस में। सेकेंड मेथड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। बायोप्सी के केस में हम क्या करते हैं, जैसे हम स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं लैब में, सेम वे हम जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसके सेक्शंस कट करते हैं, उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। थर्ड मेथड इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम एक्सरेज यूज करते हैं टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फोर्थ मेथड इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में भी हम एक्सरेज यूज करते हैं टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। फिफ्थ मेथड इज रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। इस केस में हम नॉन आयोनाइजिंग या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, जिससे हमें जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसकी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, वो हम डिटेक्ट कर पाएँ। और लास्ट मेथड इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसमें हम कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, मतलब इनको दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और तब हम डिटेक्ट करते हैं कैंसर को। हमारी NCERT में एक और मेथड गिवन है कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन्स का पता लगाने के लिए। किसी भी अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर जो कार्सिनोजेंस हैं उनके लिए ससेप्टेबल है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं और हम फिर बोल सकते हैं उस पर्सन को कि वो जो कुछ स्पेसिफिक कार्सिनोजेंस हैं उनसे वो एक्सपोज ना हो। In the last, we will discuss treatment of cancer. There are 4 approaches to treat the cancer: surgery, radiation therapy, chemotherapy and immunotherapy. First one is surgery. सर्जरी में हम जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, ताकि वो बाकी सेल्स को स्प्रेड ना करें। सेकेंड मेथड इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं टू किल द ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स, लेकिन हम इसमें ध्यान रखते हैं कि ये जो हमारी रेडिएशंस हैं ये नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ना करें। थर्ड मेथड इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो मेथड है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक हेयर लॉस एंड अनेमिया। नॉर्मली हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए तीनों मेथड्स को एक साथ यूज़ करते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। फोर्थ मेथड जो हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स को यूज़ करते हैं, जो कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और हेल्प करता है ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए।